हैं रायपुर से बड़ी खबर। चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी रायपुर पीएमएल स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। 2 महीने से जेल में बंद है चैतन्य बघेल। तो बता दें आपको कि ईडी जो है वो फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और 2 महीने से जेल में बंद है चैतन्य बघेल। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए। महेश, ईडी एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की रिमांड जो है खत्म हो रही है। आज रायपुर जेल से रायपुर पीएमएल स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान ईडी जो है रिमांड आगे बढ़ाने की मांग कर सकती है। बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने जो है पिछले 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2 महीने से जेल में बंद है। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ईडी ने चैतन्य बघेल को भी आगे जो है आरोपी बनाया था और आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य बघेल जो है 1600 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया गया, ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया था। इस तरीके से तमाम जो गंभीर आरोप है उन पर जो है लगे हुए हैं। तो ईडी के आज जो है कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा और ईडी जो है रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। लगातार परत दर परत जो है जांच जारी है। देखना होगा आगे और किस तरीके से जो खुलासा है वो हो पाते हैं। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा चैतन्य बघेल को तो क्या कुछ वहां से कोर्ट फैसला लेता है। तमाम जानकारी के लिए महेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 महीने से जेल में बंद है चैतन्य बघेल और आज आपको बता दें कि चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। रायपुर पीएमएल स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा चैतन्य बघेल को। तो बता दें आपको कि शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की न्यायिक रिमांड पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शांताराम सर्राफ का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रायपुर के जागृति मंडल में रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बाद में पार्थिव शरीर को मदकू द्वीप स्थित श्री हरिहर क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। श्रद्धेय शांताराम सर्राफ जी हमारे अभिभावक हैं और मैं तो बचपन से संघ, शाखा और शांताराम जी ये 3 को ही जानता था। चूँकि हमारे पूज्य पिताजी श्रद्धेय शांताराम जी सर्राफ जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम के पूज्य शांताराम जी जिला प्रचारक द्रुक थे, तो हमारे पिताजी जिला कार्यवाह द्रुक थे जब छत्तीसगढ़ राज्य संघ की दृष्टि से बना और 1989 में संघ की दृष्टि से एक अलग प्रांत का जब गठन हुआ तो उस समय पहले प्रांत प्रचारक स्वर्गीय श्रद्धेय शांताराम सर्राफ जी थे और हमारे पिताजी उसके पहले प्रांत कार्यवाह थे। भैया का जाना शांताराम जी का हम सबको ऐसा लगता है कि जो हमारे सिर में पिता का एक छाया था, पिता का आशीर्वाद था, मार्गदर्शन था। हर अच्छे बुरे समय, कठिन समय में भैया हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। और आज से नहीं, जब कवर्धा में मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब से पारिवारिक भाव के साथ उनका मिलना जुलना और ज़्यादा जुड़ाव तब आया जब नवागढ़ के गणेश मंदिर के विस्तार की बात आई। वो गणेश मंदिर के सिवाय उस समय कोई दूसरी बात नहीं करते थे, उसका विस्तार किया। मार्गदर्शन उनका मिलता था और उनका निधन वास्तव में मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बड़ी क्षति है ही, बाकी संघ परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं
उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। रायपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने समग्र शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता और इसमें लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने पुलिस जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही विद्यार्थियों को मिलने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए घटिया आपूर्ति करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया। शिक्षा एक बड़ा विभाग है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे उसके पार्ट हैं। शिक्षा गुणवत्ता होना चाहिए, शिक्षक भर्ती की व्यवस्था है और जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसके अनुपालन में काम अच्छे से हो, उसके लिए क्रमशः हम अलग अलग HODs का हम बैठक कर रहे हैं। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। कमरे के अंदर एंगल में लटका मिला शव। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा। मृतक को 11 से 2 बजे तक फोलोलॉजी का एग्जाम दिलाना था और एग्जाम से कुछ घंटे पहले युवक ने खुदकुशी की है। तो एग्जाम से कुछ घंटे पहले युवक ने खुदकुशी की है। खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। बता दें, कमरे के अंदर एंगल में लटका मिला शव और वहीं मृतक को 11 से 2 बजे तक फोलोलॉजी का एग्जाम दिलाना था। एग्जाम से कुछ घंटे पहले युवक ने खुदकुशी की। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, युवक ने छात्र ने ये छात्र ने क्या हो रहा है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी? जी बताना चाहता हूँ, ये मेडिकल कॉलेज का छात्र था, फांसी लगाकर हॉस्टल में इसने अपनी जान दे दी है। जब वहाँ आसपास के यार दोस्त उसके पहुंचे तो वहाँ मृतक का कमरे में लटका हुआ उसका बॉडी मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। मृतक का नाम है हिमांशु कश्यप, जो बिलासपुर निवासी था। ये मेडिकल कॉलेज के छात्रा था वहाँ। जी, क्या कुछ अभी वहाँ से जानकारी मिली? क्या पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है? जी बताना चाहता हूँ, ये पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सूचना दिया गया, रामपुर पुलिस थाना में सूचना दिया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जी, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर गौरेला से आपको बता रहे, जहां सवारियों से भरी यात्री बस निर्माणाधीन सड़क पर जा घुसी। यात्रियों से भरी बस पलटने से बची है। बता दें, बस चालक और सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आई है। बिना किसी संकेत के बोर्ड के मेन रोड में निर्माण कराया जा रहा है। मंडला गौरेला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिना किसी संकेत बोर्ड के मेन रोड में ये निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से बाल बाल ये हादसा टला है। मंडला गौरेला रोड का ये पूरा मामला है। बता दें, सवारियों से भरी बस निर्माणाधीन सड़क पर जा घुसी और यात्रियों से भरी ये बस पलटने से बची है और ये बड़ा हादसा जो है होते होते टला है। बस चालक और सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही इससे सामने आई। देखिए, इस तरह के अगर निर्माण कार्य होते हैं सड़कों पर तो ज़्यादातर जो है ये लापरवाही है, क्योंकि इस तरह में बोर्ड लगाने वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, संकेत बोर्ड रहती है, लेकिन यहाँ पर संकेत बोर्ड नहीं थे और जिसके बाद बस वहाँ पर जा घुसी। लेकिन हालांकि गनीमत ये रही कि बस नहीं पलटी, यात्रियों से भरी बस पलटने से बची। बस चालक और सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही इसमें सामने। बिना किसी संकेत बोर्ड के मेन रोड में निर्माण कराया जा रहा था। मंडला गौरेला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको कि ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर रोड का निर्माण कराया जा रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई संकेत बोर्ड नहीं लगी, जिसकी वजह से बस आगे बढ़ी और सवारियों से भरी ये बस पलटने से बची है।
बस चालक और सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही इसमें सामने आई। मंडला गौरेला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सवारियों से भरी यात्री बस निर्माणाधीन सड़क पर घुसी है और इससे यात्रियों को जो है काफ़ी दिक्कत भी हुई। लेकिन देखिए, इस तरह से बड़ा ये हादसा हो सकता था, लेकिन जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। बिना किसी संकेत बोर्ड के मेन रोड में निर्माण कराया जा रहा था। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोहेल आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है? बिना किसी संकेत बोर्ड के मेन रोड में ये निर्माण कराया जा रहा था और ये गनीमत रही कि बस पलटी नहीं। जी, बताना चाहूंगा, नेशनल हाईवे बिलासपुर से जबलपुर तक बन रहा है, जिसमें लापरवाही सरासर ठेकेदार के द्वारा ये देखी जा रही है कि कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। रोड का निर्माण चल रहा है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बस चालक ने बताया कि जिस तरीके से वो जा रहा था उसको समझ में नहीं आया कि रोड आगे बन रही है। इस तरीके से रोड में जाते एक दुर्घटना हो जाती है। ग्रामीणों ने भी बताया इस बात को कि जिस प्रकार से बस चल रही थी और जैसे ही आगे जाके बरसात का समय था, थोड़ा सा आगे गई तो बस नीचे की ओर जाने लगी। गनीमत थी कि क्रेन एक वहीं पर खड़ी हुई थी, तो तत्काल उसने सक्रियता के साथ उसको खींचा और यात्रियों की जान बचाई। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से बड़ी घटना हो जाती। जी, कितने यात्री उस बस में सवार थे सोहेल? लगभग उसमें 40 से 45 यात्री सवार थे, जो कि मंडला से बस आ रही थी। उस एक बड़ी घटना होने की संभावना थी। जो अगर वो ट्रेन वहाँ नहीं होती तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हो सकती थी। जी, शुक्रिया सोहेल तमाम जानकारी के लिए। रायपुर के बाद अब जगदलपुर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारियों की बड़ी बैठक जारी है और इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों से संबंधित अधिकारी भी शामिल है। यहां एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए अलग अलग राज्यों की फोर्स के बीच समन्वय को लेकर रणनीति भी बनेगी। जगदलपुर के पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में नक्सलवाद को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें जो डीजीपी हैं सिंह साहब, वो नक्सल मोर्चों में तैनात जो जवान हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी बैठक ले रहे हैं। और जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 में बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की बात की है, उसके बाद से ही सभी अधिकारी जिन जिन के जवान यहाँ पर तैनात हैं, जो सीआरपीएफ कह लो, आईटीबीपी कह लो या जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ, सभी के जवान जो है उनके अधिकारी यहाँ पर सभी की नजर बनी हुई है। और आप ये तमाम गाड़ियां देख सकते हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं, इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक में नक्सल मोर्चे में जो रणनीति है और जिस बदली हुई रणनीति से जो सफलता मिल रही है, उसके लिए चर्चा होगी। साथ ही साथ अब आने वाले समय में रणनीति को किस तरीके से बदला जाएगा ताकि मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये दावा कर दिया है और जिसके बाद से ही लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर अब बस्तर में है। ऐसे में अब समय कम बचा हुआ है और इस कम समय में नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो इन जवानों के कंधे में है। ऐसे में अब ये बैठक काफी खास हो जाती है और लगातार इस तरीके की बैठक अब बस्तर में आम हो चुकी है, क्योंकि बस्तर में लगातार इस तरीके की बैठक देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार की बैठक में कई ऐसे अधिकारी पहुंचे हुए हैं जो नक्सल मोर्चे में पहले तैनात रह चुके हैं। उनके जो उन्होंने यहाँ पर रह के महसूस किया है और जिस तरीके से उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव को साझा करेंगे और आने वाले समय में बस्तर में तैनात सभी जवानों को उस अनुभव से जो है वो प्रेरणा देंगे और नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करने की इस मुहिम में, इस लड़ाई में अब जो समय कम बचा हुआ है, उस कम समय में कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, इस बारे में चर्चा की जाएगी। और इस बैठक के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार माड़ कह ले या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सलियों का दबदबा था, उन क्षेत्रों में भी लगातार जवान अंदरूनी इलाकों में घुस रहे हैं। हालांकि मानसून जरूर है, लेकिन मानसून का फर्क भी जवानों को नहीं पड़ रहा है और इस मानसून में भी लगातार जवान जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। ऐसे में अब जो आने वाला समय है उसमें इस रणनीति को और किस तरीके से बदलाव कर कारगर साबित किया जाए, इसको लेकर एक अहम चर्चा और बैठक आज जगदलपुर में की जा रही है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में हत्या लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आरोपी मृतक और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवर समेत 5,000 नगद और मोबाइल लूटे, जिसके बाद विरोध करने पर आरोपी ने दोनों पति पत्नी पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी, भानपुरी में एक से 2 तारीख की दरमियानी रात्रि को 2 बजे के करीब हत्याकांड हो गया था। उसमें एक घर में घुस के, जहां बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, वहां पे घुस करके उनको बंधक बनाकर उनके साथ में लूट, डकैती भी बोल सकते हैं, किया गया और उसके बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। और इसमें जो है सोने चांदी का, अलमारी से सोने चांदी के कुछ जेवरात और 5,000 रुपये नगद जो उनको मिल पाया वहाँ से, प्लस एक वीवो मोबाइल, ये भी लेकर के लोग फरार हो गए थे। तो इसमें जो अपराध पंजीबद्ध करके विशेष टीम बना करके तत्काल प्राथमिकता से विवेचना इसकी प्रारंभ। रायपुर पुलिस ने विशाल झांकियां और गणेश विसर्जन के रूट चार्ट तैयार किया। भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार किए। वहीं महादेव घाट में से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप ने आज से यानी 6 से 11 सितंबर तक अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में लगाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास सावधानी बरते गए। शहर ने 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनकी निगरानी CSP रैंक के अधिकारी करेंगे। विसर्जन यात्रा पर ड्रोन और कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई रूट डायवर्ट कर दिया। यानी आज रात 8 बजे से शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, तात्यापारा, शारदा चौक, मौदापारा, मालवीय रोड, कालीबाड़ी चौक और फायर ब्रिगेड चौक से कोतवाली चौक की ओर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। तो गणेश विसर्जन के लिए ट्रैफिक अलर्ट किया गया है। गणेश विसर्जन के लिए पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है। महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का ही विसर्जन होगा। वहीं छोटी मूर्तियों के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड भी बनाए गए हैं। 6 से 11 सितंबर तक निगम कर्मियों की शिफ्ट ड्यूटी रहेगी।